अच्छा भाई, कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेट ऑफ COGM, CGM भी कहते हैं, COGM भी कहते हैं, और हमने इनकम स्टेटमेंट भी कर ली। अब उसमें 3 बातें कल मैंने कही थी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लास्ट क्लास की बात 2-3 काम की बातें ज़रूर डिस्कस करूँ। अच्छा यार, थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पढ़ा लूँ, इजाज़त है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा यार देखो, बात सुन जल्दी, कल की थोड़ी सी क्लास को रिकॉल करते हुए फिर आगे कनेक्ट करते। एक चीज़ और भी करते जो कल नहीं करी थी, मैंने सोचा था कराऊंगा लेकिन वो एंड हो गया टाइम। पहली बात तो ये कि कल 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी। नंबर 1, जब आप COGM के फॉर्मेट बनाते हैं तो वहाँ जो एफर्ट्स लिया जाता है वो अप्लाइड, नेवर एक्चुअल। सही है, वो रीज़न मैं बता चुका हूँ 10 दफ़ा। नंबर 2, जब आप COGM बना लेंगे फिर PNL में जाएंगे, वहाँ पर CGS को फिर एडजस्ट करेंगे ओवर अंडर अप्लाइड से, ओवर अंडर अप्लाइड से। अब अगर आप लॉजिकली समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद कर लें कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना। जिन लोगों को लगता है मुझे थोड़ी देर लग रही है लॉजिकली पिक करने में, याद कर लो यार, कौन से इतना बड़ा मसला है। लेकिन CGS इज एन एक्सपेंस और अंडर अप्लाइड का मतलब है हमने कम खर्चा चार्ज किया है तो और कर दो तो प्लस, ओवर का मतलब ज़्यादा चार्ज किया माइनस। ये लॉजिकल है, वरना याद कर ले आप। और तीसरी चीज़ कल जो मैंने बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, रेड मार्क किया था, और वो है कि सेल्स प्राइस, सेल्स इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल CGS रादर देन एक्चुअल CGS। ये 3 बातें आप जहन में रखें, और ये सारी बातें हमेशा होती है इन केस ऑफ साइलेंस। अब अगर एग्जामिनर ही बोल दे तो वो एक अलग इशू है, फिर आप उसके हिसाब से चल रहे। एक बात तो ये कल हो गई थी। कल एक और चीज़ में मैंने ऑब्जर्व की, वो भी बता देता हूँ। देखिए इधर प्लीज, कल एक जगह से सवाल आया था यहाँ कहीं से। एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। वो हम रिपोर्ट करते हैं COGM के अंदर, लेकिन इदारे के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा भी कॉस्ट है, दैट इज एडमिन एंड जनरल एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, वो PNL का पार्ट है, वो GP में एडजस्ट करते हैं। ये एक छोटी सी बात है, कल किसी ने मुझसे मुझे याद पड़ा तो मैंने कहा उसको भी फाइनलाइज कर दें, क्या चीज़ COGM में शो होती है और क्या चीज़ PNL में शो होती है। PNL में क्या शो होता है, फैक्ट्री के अलावा जो बाकी खर्चे वो PNL में शो होंगे, फैक्ट्री में नहीं होंगे, COGM में नहीं होंगे। फिर कल हमने एक और चीज़ करी, कल हमने कुछ वर्किंग करी, अगर आपको याद हो, हमने फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग निकाला, ओपनिंग गिवन था, एंडिंग निकाला, 3 वर्ड्स पर बेस करके डेफिनेशन दी। फिनिश्ड गुड्स एंडिंग, कंप्लीटेड, अनसोल्ड, सारी कॉस्ट्स, सारी कॉस्ट्स याद होगा, आपने लिखा होगा। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की डेफिनेशन दी, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की डेफिनेशन दी, और वो क्या है, इट हैज बीन स्टार्टेड, चाहे कहीं पर भी स्टार्ट हुई हो। ये मैंने जुमला शायद ब्रैकेट में लिखाया था, वो आज हुई हो, 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 50 साल पहले, इट हैज बीन स्टार्टेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। By the end of this year, this month, this period, it has not been completed, has not been completed. तो जब तक की बात हो रही है वहां तक की सारी कॉस्ट, दैट इज वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये बात भी बता दी थी। अच्छा, उसके अलावा एक चीज, मार्कअप मार्जिन पे मैं जब गया था क्लास खत्म करके तो किसी ने कहा सर ये 0.8 कहाँ से आया और 1.25 कहाँ से आया। आपको पता है 2 कॉन्सेप्ट होते हैं और ये बेसिक है इंटर लेवल की, पता होनी चाहिए। मैं चले हल्का सा एक उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्कअप और मार्जिन आप जानते हैं, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं और आप बेस बनाते हैं सेल्स को तो उसको हम नाम देते हैं मार्जिन।
और जब हम बेस बनाते हैं कॉस्ट को तो हम उसको नाम देते हैं मार्कअप। एक बात तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो मार्जिन और मार्कअप जब भी लिखा होता है तो बेसिकली बेस का सारा खेल है। दोनों दे बोथ आर नेम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीपी, वन इज मार्कअप द अदर इज मार्जिन। यानी अगर मैं उसको जल्दी से लिख दूं, 2 मिनट लगेंगे, आप निकाल लें जीपी परसेंटेज, ऊपर आपने रखा जीपी और बेस बनाया सेल्स को, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऊपर रखा जीपी बेस बनाया सीजीएस को, तो इसको हम कहते हैं मार्जिन और इसको हम कहते हैं मार्कअप। ऐसी कोई बात नहीं, आपने पहले पढ़ा होगा डेफिनेटली, ओए लेवल्स में भी और इंटर में भी पढ़ाया जाता है, मुझे पता है। ये इतनी नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, लेकिन माइंड से स्लिप हो जाती है। अब ये चीजें बार बार आनी है। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार रहें। अब एक छोटी सी बात, आपकी जो सेल्स है, सेल्स उसके जो कंपोनेंट्स है वो 2 हैं, सीजीएस और जीपी। थोड़ी सी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, अगर मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, और अगर मैं लिख दूं ये मार्जिन है और ये मार्कअप है, प्लीज मेरी बात समझिएगा जल्दी से। मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, यानी मैं बोला मार्कअप है 20%, मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, मैं कह रहा हूं मार्जिन है 20%, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बेस को डिफाइन कर रहा हूं। इफ आई एम टेलिंग मार्कअप और मार्जिन, इज दैट क्लियर? आप बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक जानते हैं, बेसिक ऑफ मैथ्स। यहां बेस सेल्स है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 100, और यहां बेस सीजीएस है, तो हियर सीजीएस इज 100। अब आप खुद ही ड्राइव कर लें। अगर ये 100 है, ये 20 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुई? 80। कल जो 0.8 आया था वो इस तरह से आया था। अगर ये 100 है, ये 20 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुई? 120। कल मुझसे जाते हुए किसी ने कहा था, मैंने कहा था मुझसे अलग से पूछ लेना, मैंने कहा चले सबका थोड़ा फायदा हो जाएगा, जस्ट एक रिविजिट हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। ये बेस थी कल 1.25 लिखने की और 0.8 लिखने की, 0.8 लिखने की। तो ये मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट था। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अगर अपने पास कोई पॉइंट बनाना है बना ले, फटाफट आगे चले। आगे जाके वो मार्कअप मार्जिन भूलेगा, हम डायरेक्ट अप्लाई करें। कोई चीज उतारनी है तो उतार ले प्लीज जल्दी से। क्लियर है ना? बड़ा आसान सा है, बच्चों वाली चीज है। अच्छा जी, अगली चीज, वो 1-2 लोगों ने पूछा था, मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते, कोई बात, ताकि वो बार बार की डिस्कशन से जान छूटे। अच्छा भाई, अब अगली चीज जो है वो है आपके पास, वैसे एक मार्कअप मार्जिन की डेफिनेशन बताएंगे आप मुझे जल्दी से, किस तरह से डिफाइन करते हैं? मार्कअप मार्जिन आपके लिए क्या है? कॉस्ट और सेल्स। आपको पता है इनकम टैक्स क्या है? बाय नेचर मार्जिन। जीएसटी बाय नेचर क्या है? मार्कअप। इंटरेस्ट बाय नेचर क्या है? मार्कअप। क्यों? वो तो अमाउंट बढ़ जाता है। अब बड़ा इसको आसान कर देते हैं। देखिए, मार्कअप मार्जिन इज अ ब्रॉड टर्म। मार्कअप मार्जिन सिर्फ जीपी और सीजीएस से कनेक्टेड नहीं है, वो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैं आपसे बोलूं इसकी परसेंटेज निकालनी है और इन सबको ध्यान में रखना है, तो वो परसेंटेज मार्कअप भी हो सकती है और मार्जिन भी। बैंक जो बोलता है ना, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मार्कअप 1 लगाऊंगा, तूने इंटरेस्ट परसेंटेज का नाम है तेरा मार्कअप, वो है तो इंटरेस्ट ही ना, ऊपर तूने रखा क्या? इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? वही इंटरेस्ट मार्जिन भी हो सकता है। पता है आपको कैसे? इंटरेस्ट मार्जिन भी हो सकता है और इंटरेस्ट मार्कअप भी हो सकता है। नॉर्मली इट इज मार्कअप। जीएसटी नॉर्मली इज अ मार्कअप। इनकम टैक्स इज बाय नेचर मार्जिन। बड़ा आसान। अब इसको मैं थोड़ा सा
ब्रॉड कर देता हूं, ऐसे ही थोड़ी सी अच्छा रहता है, कहीं पर भी अप्लाई कर दो। जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हो अगर वो बेस में शामिल है, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड मार्जिन, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड मार्जिन। और जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हो अगर वो बेस में शामिल नहीं है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। कुत्ते की परसेंटेज निकाल रहे हो और अगर वो कुत्ता एनिमल्स में शामिल है, मार्जिन। और अगर उस कुत्ते की परसेंटेज निकालते वक्त एनिमल में से कुत्ते को हटा दो, मार्कअप। आप गौर करें, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट शामिल है, मार्जिन। यहां ग्रॉस प्रॉफिट हटा हुआ है, मार्कअप। टैक्स की परसेंटेज कैसे निकलती है? टैक्स ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स शामिल है, इसलिए वो मार्जिन है। जीएसटी किस पे लगता है? सेल्स बिफोर जीएसटी पे लगता है। 17% देना पड़ेगा जीएसटी, किस पे? इस वैल्यू का। तो इसकी वैल्यू में तो जीएसटी नहीं है, तो अब अगर आप जीएसटी को डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू से, तो उसमें तो जीएसटी शामिल ही नहीं है, तो वो मार्कअप हो गया। इसे कहते हैं ब्रॉड डेफिनेशन। सेल्स कॉस्ट जीपी से बाहर आए। आप दुनिया में किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल लें, अगर जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं वो अगर बेस में शामिल है तो वो मार्जिन है, और अगर वो बेस में शामिल नहीं है तो वो मार्कअप है। कहीं छोटा सा पॉइंट बना सकते हैं तो बना ले, फायदा रहेगा, फायदे में रहेंगे। सारा नोट कर लीगा, क्योंकि मैंने कैफ एड के अंदर, सुन इधर, कैफ एड के स्टूडेंट की बात बता रहा हूं। जब सेल्स सीजीएस ओके, जब वही चीज किसी और चैप्टर में आई और मैंने कहा ये मार्कअप है, इसकी नेचर, तो उनको समझ में नहीं आई ये मार्कअप मार्जिन कैसे। ये कोई एक दफा की बात नहीं, हर दफा की बात है। अब मैं लॉस कराऊंगा, मैं दो तरह की परसेंटेज निकालूंगा लॉसेस के अंदर, प्रोसेस के अंदर दो तरह की परसेंटेज निकालूंगा। एक की नेचर मार्कअप वाली होगी, एक की नेचर मार्जिन वाली। तो उसको अप्लाई करो ना। तो जिसकी परसेंटेज निकाल लो, क्या वो बेस में शामिल है? हाँ शामिल है, इट इज मार्जिन। और फिर जब मार्जिन है तो वो हमेशा इस तरह से अप्लाई होगा, 20, 80, 100। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये परसेंटेज मार्कअप वाली है तो वो हमेशा ऐसे अप्लाई होगा, 100 प्लस समथिंग। तो उसमें ये होता है, फिर हमारे पास जब सिनेरियो आए कोई नया, उसके अंदर हम फौरन इसको एडजस्ट करते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए। कोई सवाल यहाँ पर? नहीं। अगली चीज कल जो कराई है उसमें से एक आध चीज और, थोड़ी और उसके अंदर डेप्थ में जागते हैं। कल हमने एक चीज पढ़ी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज पढ़ी, कहां पढ़ी, कहां रह गई? हाँ भाई आवाज आ रही है? हाँ भाई देखिए इधर, कल हमने एक चीज पढ़ी। हाँ भाई समझ आ गया? मुस्तफा क्या कह रहे हो आप? जल्दी से यार, क्लियर है? चलिए जी जल्दी से। हाँ भाई, COGM कल हमने पढ़ा, COGM हमने निकाला, फिर हमने COGS निकाला। ऐसे ही इसका एक और तरीका भी निकाल लें। ये एक हमने निकाला कल फॉर्मेट बेस्ड, आज हम निकालते हैं विदाउट फॉर्मेट, लॉजिकल वे में। थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। पहले बताना यार, कल हमने जो COGM निकाला था, कुछ पता है आपको कितना था? कितना आ रहा था COGM? 114। ये कह रहे हो आप COGM। और COGS? COGS नहीं, नॉर्मल 84,200। अब आप यहां देखिए, अब आप एक काम करें, छोटा सा, आपके पास वो वर्किंग है ना सबके पास? COGM लव से कॉन्सेप्ट से वर्किंग करते हैं। वो जॉब्स जो इस पीरियड में तैयार हुई हो, पिछले पीरियड में नहीं, अगले पीरियड में नहीं, इस पीरियड में तैयार हुई हो, उनकी सारी कॉस्ट। जॉब नंबर
202 कब तैयार हुई है? जॉब नंबर 202 कब तैयार हुई है? पिछले साल, वो नहीं हो सकती। जॉब नंबर 203 अभी तैयार हुई है, याद है आपको, उसने कहा है। फिर जॉब नंबर 301 भी इसी साल तैयार हुई है, और जॉब नंबर 30 नहीं, बिकी तो बेटा बात डेफिनेशन को समझो, डेफिनेशन को समझो, दो अलग बातें इधर। एक है मैं बोल रहा हूं COGM, वो जो जॉब तैयार हुई उनकी कॉस्ट। अगले में मैं कह रहा हूं जो बिकी उनकी कॉस्ट। जब वहां जाएंगे तब वहां जाके देखेंगे। कल फॉर्मेट से किया था ना, आज थोड़ा सा इस तरह से करते हैं लॉजिक से। COGM 3 बातें, वो जॉब जो इस पीरियड में तैयार हुई हो उनकी सारी कॉस्ट। इसको थोड़ा सा कुछ शुरू के 1-2 दिन आप इसको फॉलो करो, वर्डिंग्स को, माइंड ब्रॉड होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप यहां देखिएगा, इधर 203 हमने तैयार करी, 301 भी तैयार करी, 302 भी तैयार करी। वो बिके या ना बिके ये तो इशू ही नहीं है। तो 302 प्लीज, 203 की कॉस्ट बताना प्लीज। फाइनल वो जो टेबल बनाया था एफर्ट्स के बाद 23,000 यार, उसके बाद जी 200 और ये 51,800 प्लस करना 114,000। घर जाके थोड़ा दोनों से कर लेना। इससे आपका कॉन्सेप्ट वर्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो जॉब्स जो इस महीने इस पीरियड में तैयार हुई उनकी सारी कॉस्ट्स, मटेरियल लेबर एफर्ट्स सब चाहे इस पीरियड में लगी हो अगली पीरियड में लगी हो। जॉब नंबर 203, यस ये तो पिछले महीने की है। 19,000 तो इसमें पिछले महीने लगे थे, वो भी शामिल है इसके अंदर, वो भी शामिल है। और जो इस महीने लगे, इस साल लगे, वो भी शामिल है। दैट्स इट। COGS, ठीक, COGS वो जॉब्स जो तैयार कभी भी हुई हो, बिकी इस साल उनकी सारी कॉस्ट। अब आपने जॉब नंबर पहले तो 202 बेची, फिर शायद 203 बेची, और फिर शायद 301 बेची। तो 301 और 203 39 200 प्लस 51 नहीं, आगे पीछे कर दिया मैंने। ये वाला आएगा, एक सेकेंड ऊपर नीचे कर दिया है। ये कहाँ है? 202 तो नहीं है, 203 23,000 है प्लीज, और 301 39 200, और वहां पर लिखा हुआ था 22,000 प्लस कीजिएगा 84,200 जस्ट। ये इस तरह से भी थोड़ा कर लें, हर सवाल में पॉसिबल नहीं है। अभी जरा जॉब वाइज डिटेल है तो यहाँ पॉसिबल था तो करके देख लिया, अगले सवाल में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। दैट्स इट। ये छोटी छोटी चीजें जो कल थोड़ी सी मुझे लगता था जाते हुए टाइम एंड हो गया तो हम नहीं डिस्कस कर सके, तो आज इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, री प्रैक्टिस कर लेना। कोई और सवाल? चले आगे चले, है ना? गुड। अच्छा, कुछ 1-2 और सवाल थे कि सर थोड़ा सा टफ हो रहा है। सपोज आपने कुछ नहीं करना, 3 से 4 सवाल जो मैंने कराए, अब आप उसे इसी आज कल में एक दफा और करेंगे, आपको बाकायदा फील होगा कि बड़े आराम से जो है वो हो रहे हैं। उसमें आपको ज्यादा पूरे सवाल सारे दोबारा नहीं करने, सिर्फ आप ICAP के सवाल करें। मेरे हिसाब से 2 की सीरीज में 2A अभी 2B करा रहा हूं, और उसके बाद अगर आपने करना है तो आप वो सवाल 1-2 सवाल जरा जरूर करें, 1B करें। मेरे हिसाब से 1A छोड़ दें, आप खाली 1B कर लें। 1B बहुत होगा, वो 1C को भी कवर कर लेगा, 1A को रिपीट की बात कर रहा हूं एज ए बेंचमार्क। 1B कर लें, 1E कर लें जो थोड़ा डिफरेंट है कंपैरेटिवली दोबारा से, और उसके बाद अगर 2A ना भी करें, खाली 2B कर लें। 3 सवाल या 4 सवाल अब दोबारा करेंगे, पूरी की पूरा ये चैप्टर सिमट जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है।
थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज है, वो जरा सा हटके, तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाएगी, उससे एक अलग सवाल आता है, इससे एक अलग सवाल आता है, समझ रहे हैं आप? ये जरा डिफरेंट टाइप है, वो अलग सवाल है। टू बी आपके सामने है। अच्छा जी, टू बी स्टार्ट करने से पहले कल एक चीज हमारी डिस्कशन में आई थी, उसको रिकॉल करेंगे, वो टू बी में अप्लाई हो रही है। आपको एक चीज और भी बता दूं, कैफ 8 जो है वो 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था तकरीबन। गौर से सुनेंगे, पहले मेरी बात को समझेंगे। 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ और फिर वो अभी लास्ट अटेम्प्ट तक चला। कैफ 8 जाहिर है सभी जानते हैं उसको बहुत टफ कर दिया गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो बजटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फिर इस ये जो आपके पास है ये भी सब कुछ। और आईकैप का फोकस टोटल 8 बड़े चैप्टर पे था, 8 बड़े चैप्टर, 90% पेपर, 80% पेपर उसी से बन रहा होता था। 7-8 चैप्टर वही गिने चुने आते, वही आए, उन्हीं में से पेपर बना, चलो भाई जाओ, 90% पेपर। तो उस चक्कर में वो इस फंडामेंटल को उस समझो कैफ में उसने हाथ ही नहीं लगाया है, समझे आप? इसलिए आप नोटिस करोगे करा है कम। अभी डिपार्टमेंट वाला जो कराऊंगा अगली सीरीज, वो आपको नजर आएगी, रिसेंट टाइम के अंदर आएगी। इससे तो नॉर्मली उसने कोई काम ही नहीं किया, क्यों? उसका फोकस कुछ और। कैफ 3 एक डिफरेंट सिनेरियो है, यहां पर ये इस चीज की इंपॉर्टेंस मेरे नजदीक होनी चाहिए, और इस कैफ 3 में वो डेफिनेटली टच करेगा। तो बताने का मकसद सिर्फ एक है कि सर अभी तक हमने की ऑटम 13 वाली चीज आप करा रहे हैं यार, अगर रिसेंट टाइम में मुझे कोई रेलेवेंट स्टफ नहीं मिल रहा तो कोई बात, हमने पुराना स्टफ रख लिया। आई कैप नहीं बनाया है ना, तो एटलीस्ट पता चल गया उसका पैटर्न क्या होता है सवाल बनाने का। अगर इस तरह की चीज अब वो दोबारा देगा तो वो किस तरह से देगा। 2009 रिपीट हुआ 2017 या 18 में, 2010 रिपीट हुआ 2017 या 18 में। मॉड्यूल एफ के कई सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आए हैं कैफ 8 के अंदर, मॉड्यूल एफ की बजटिंग के अंदर। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या मतलब होता है बेटा, समझो 90% वही, वैल्यूज बदल दी, एक एडजस्टमेंट बढ़ा दी, मुझे पता है ना, एक एडजस्टमेंट बढ़ा दी, नाम बदल दिया, ईयर बदल दिया, थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिया। सवाल देख के ही समझ आ रहा है, मुझे क्या, तुम देखोगे बोलोगे अरे यार सर ये तो वही वाला सवाल है जो आपने उस दिन वहां पर कराया था, फौरन रिकॉल हो गया, एक आध एडजस्टमेंट थोड़ी चेंज कर, एक आध एडजस्टमेंट। तो 90% जब सवाल रिपीट होगा तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाता है कि यार ये करा हुआ सवाल आ गया। तो चीजें रिपीट होती हैं, और खास तौर पे याद रखें वो चीजें ज्यादा रिपीट होने के चांस होते हैं जो अब वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। 2015 से पहले कुछ अवेलेबल नहीं है, ढूंढने जाके मिलेगा ही नहीं आपको। 2013 नहीं मिलेगा आपको, 2014 नहीं मिलेगा, अब तो शायद 15 से भी पहले का और भी आगे होंगे, क्योंकि वो रख रहे हैं 6-8 साल ऐसे कुछ, तो ये हटाते जा रहे हैं। और जब ये हटाएंगे तो डेफिनेटली इनके पास तो मौजूद है, मेरे पास मौजूद है 1981 से लेके सारे सवाल मौजूद है। आपको कौन सा चाहिए बता दीजिएगा, मैं ला दूंगा, सारे करा दूंगा। अच्छा जी, कल मैंने एक बात और कही थी, हाँ वो अब इस सवाल में थोड़ी सी ख्याल रखनी है। कॉस्ट कंपोनेंट मेन कंपोनेंट आर 3: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट। मैं हूं आप नहीं है, क्लास नहीं हो सकती, आप है मैं नहीं हूं, क्लास नहीं हो सकती, हम दोनों हैं लेकिन क्लास अवेलेबल नहीं है तो भी क्लास नहीं हो सकती ऑफिशियली। फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल जो लग रहा है वो मटेरियल है, और जो लेबर लग रहा है वो लेबर है। अब ये जो बात आप सुन रहे हैं ना, इसको बिलीव दिलाना है। सुन ले, इधर देखिएगा प्लीज। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हो, फिनिश गुड्स ओपनिंग हो, फिनिश गुड्स एंडिंग हो, सीजीएम हो, सीजीएस हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, इवन एक यूनिट की कॉस्ट हो। अगर मैं कहूं ना इसकी कॉस्ट है 100 रुपए, खुदा की कसम कॉस्ट का मतलब 3 चीजें हैं, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। इस पे फिर बिलीव भी करना है,
और वो अब आ रहा है वक्त अप्लाई करने का। कॉमन सेंस। सर आप तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो लिखते फॉर्मेट, मैंने कल कहा था वो बताएगा तो ले लेंगे। अब अगर वो इन 8 में से वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग, सीजीएम, सीजीएस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यही तो पढ़ रहे हैं आप 2 3 4 5 दिनों से, यही तो लफ्ज आपके पास आए, इन सब की बात कर रहा हूं। मैंने आपको गिन के बता दी 8 चीजें। अगर वो इनमें से किसी भी की कॉस्ट निकालने को कहता है और कहते हैं ये लो 2 और निकाल दो कॉस्ट, और आपने उन 2 को प्लस करके कहा ये रही कॉस्ट, आप गए। अभी देखना सवाल प्रूफ मिलेगा। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग हो, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग हो, सीओजीएम हो, सीओजीएस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इवन एक यूनिट की कॉस्ट, समझ गए ना? उस एक यूनिट के अंदर भी भाई प्लास्टिक मटेरियल, लेबर जिसने बनाया, लेबर, और उसके बाद जिस जगह ये मार्कर बना है वहां के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड, सवाल ही पैदा नहीं होता इन तीनों के बगैर आप कह दें कॉस्ट कंप्लीट हो गई। याद रखिएगा। अब हम इन सारी चीजों को इस सवाल में देखते हैं आईकेप ने कैसे अप्लाई करवाया। आ जाए प्लीज, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 2B, प्लीज 2B। कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? ये ले, आप कैसी बात करिए, आप आ जाओ मेरा बच्चा। और भी है, तुम लोग का जहाज बना के उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? यासीन भाई भी परेशान है कि रोज 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 मैं दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ। अरे भाई अभी तो कल तो इतने बांटे, ये तो 5 ही लाए। शेयरिंग करवा देता हूँ यार अभी। यार तुम लोग किसी को दे तो नहीं रहे? तुम लोग पहले लेके गए हो? लिए भाई? पहली क्लास है फिर यार, ये पीछे भी जिसको दे देना, मैं और मंगवा लेता हूँ। अच्छा भाई, फिलहाल शेयरिंग कर लो, ग्रुप में भी अवेलेबल है, सही, ग्रुप में भी अवेलेबल है, वहां देख लो प्लीज। फिलहाल डिस्टर्बेंस नहीं। अब ये बड़ा सवाल है, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा अभी, समझो आप, इसलिए फोकस रखना है अब आपने, प्लीज। हाँ भाई गुड्डू इधर देखो, ये 2B में करा रहा हूं, 2013 का ये सवाल है। आपको पूरी कहानी इंग्लिश में बोल रहा है, वो आप पढ़ते रहिएगा। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। सवाल याद रखें इंग्लिश में होता है, मेरा आपका काम उसे टेक्निकली कन्वर्ट करना होता है। याद रखें, मैथ्स स्टैट्स का सवाल आएगा, आप कंपैरेटिवली इजी कर लेंगे। ये सिनेरियो होता है, इसमें से आपने पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी तो एक दफा है, बार बार नहीं पढ़नी। फिर आपने देखना है इसमें क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन छुपी है, उसे बाहर निकाल के लिखें और फारिग करें। कौन लोग ज्यादा बेचारे परेशान होते हैं जो रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं पूरी इंग्लिश। अबे भाई पूरी नहीं पढ़ो, जहां तुम्हें लगे टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वहां रुक जाओ। ये कहना क्या चाह रहा है? अच्छा ये कह रहा है, बाहर निकाला, कहीं लिखा और आगे। अब इस पूरे पैराग्राफ में एक भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा इस बात को समझना प्लीज। पहले वाले पैराग्राफ में कोई सिवाय इसके कि वो हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस क्या है, वो अपनी एक छोटी सी डिटेल बता रहा है। लेकिन याद रखिएगा कई ऐसे सवाल हैं कि उतना बड़ा पैराग्राफ है, पूरा का पूरा बेकार, लेकिन एक छोटी सी लाइन वो पूरे सवाल पे इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। अगर आपने वो मिस कर दी, आप गए। तो बस संभल के पढ़े। अगर आपको लगता है ये बेकार इंग्लिश है, हमारे काम की नहीं है, तो फिर आप आगे चलें, फिर आप उसको दोबारा ना पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अपने वक्त पर पेपर अटेम्प्ट करें। अब आप यहां देखिएगा, ये अगस्त 2013 का डेटा है। मटेरियल इशूड यानी यूज्ड यानी कंज्यूम्ड, हमने इतना मटेरियल यूज किया, परचेज नहीं किया। थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए वर्डिंग्स के अंदर। दैट इज 55,000, लेबर दैट इज 41,000, ओवरहेड 25% ऑन मटेरियल एंड ओवरहेड ऑन 80% ऑन लेबर कॉस्ट। यहां देखो प्लीज, 2 OAR निकाल के दिए, और बेस कौन है? एक में मटेरियल और एक में लेबर। ठीक, अच्छी बात है। एक से बेहतर 2 OAR है, 2 से बेहतर 4 OAR है। मल्टीपल OAR में जाओगे डिस्टॉर्शन कम होगी, उसने 2 OAR निकाल दिए। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इन 8 में दोनों OAR अप्लाई होंगे। अभी जो 8 मैंने एग्जांपल दी थी, आपको पता है
दोनों यार अप्लाई होंगे, दोनों के दोनों, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड का क्या मतलब है? अगर वो ये आपसे कह दे कि पिछले साल कुछ और पॉलिसी थी, तो फिर ओपनिंग में वो कर देना, बाकी चीजों में नया वाला रेट अप्लाई, ये वाला। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें। ओपनिंग पिछले साल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर पिछले साल लेट से कुछ और पॉलिसी थी, इस साल बदल गई है, तो ओपनिंग जो है दो, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, वहां पर पुराना वाला लगा देना। फिनिश गुड्स एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, सीओजीएम, सीओजीएस, मैन्युफैक्चरिंग, यूनिट कॉस्ट, इन सब पर नया डेटा अप्लाई करना, यानी ये वाला अप्लाई करना। छोटी छोटी बातें, इनको पिक करते हुए आगे चलें। फिर वो कुछ कहानियां सुना रहे हैं। हम कस्टमर को 20% ऑफ द इनवॉइस चार्ज करते। इनवॉइस का मतलब सेल्स, दिस इज मार्जिन, दिस इज मार्जिन। कॉस्ट आएगी, डिवाइड कर देंगे 0.8 से, और अगर खुदा की कसम ही होता मार्कअप, तो मल्टीप्लाई कर देते 1.2 से। दैट्स इट। पूरी जिंदगी यही करना है, तो ये बात थोड़ी सी मेमोराइज कर लें। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर दिस। फैक्ट्री वेजेस, प्लीज मैं बार बार कहता हूं टेक्निकल चीजों को समझा करें। फैक्ट्री वेजेस, इसने ये नहीं कहा डायरेक्ट लेबर, ऊपर कहा डायरेक्ट लेबर, नीचे कहा फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस मींस, और फिर उसने बहुत अच्छी बात है बता भी दिया, इंक्लूड है इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर। तो ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एफओएच। इज दैट क्लियर? एफओएच। ठीक, आगे सुनिएगा एक और। चलिए यहां पर एक जुमला ले लें। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मुंह पर करिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रिपेयरिंग, फैक्ट्री मेंटेनेंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एफओएच एक्चुअल। एफओएच एक्चुअल, प्लीज। अप्लाइड तो एक रेट का नाम है, यानी ये सब एक्चुअल है। अब अगर वो बोलेगा ओवर अंडर अप्लाइड निकालो, तो आपको डिसाइड करना है इसको मैं रखूं कहां। इसको एक्चुअल में रखा जाएगा, फिर रेट से अप्लाइड आएगा, और इन दोनों के कंपैरिजन से ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। आई रिपीट प्लीज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, इंश्योरेंस, इन शॉर्ट हर तरह का खर्चा फैक्ट्री का, वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल का पार्ट होता है। एफओएच एक्चुअल का पार्ट है, हम उसे जमा करते जा रहे हैं। बिजली का बिल आ गया, हाँ आ गया, जमा करो जमा करो, बिल जमा करो। अब आखिर में बैठेंगे, हाँ भाई इन जॉब पर तुमने ये 25% और 80% के हिसाब से जो चार्ज किया वो बताना, वो बताएगा तो वो अप्लाइड है। अब ऐसा करो, बिल लेके आओ एक्चुअल, वो बिल लाया, दैट इज एक्चुअल, और दोनों का डिफरेंस ओवर अंडर अप्लाइड। ये भी क्लियर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आगे चले। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो जाहिर है आप समझ जाइए इसकी बातें कर रहा है, रेंट, बिजली, ये सब एक्चुअल एफओएच है। स्टोर एक्सपेंस, स्टोर मींस यानी रॉ मटेरियल जहां रखा जाता है, रॉ मटेरियल जहां रखा जाता है वहां का सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सिंपल है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वहां थोड़ी जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वहां थोड़ी जाएगा। स्टोर में जो खर्चा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? माल रखने के लिए। किसके लिए रख रहे हैं मुझे क्या मालूम, मैं तो माल रख रहा हूं बस। तो उधर जो भी खर्चा हो रहा है वो इनडायरेक्ट होता है, वहां कॉस्ट ऑब्जेक्ट का पता ही कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? फैक्ट्री में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कहां मिलेगा? असेंबलिंग डिपार्टमेंट में। कहां मिलेगा? मशीनिंग डिपार्टमेंट में। कहां मिलेगा? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में। कहां मिलेगा? पैकिंग डिपार्टमेंट में। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैंटीन में मिलेगा क्या आपको? कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर में मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैंटीन का खर्चा इनडायरेक्ट, स्टोर का खर्चा इनडायरेक्ट, मेंटेनेंस का खर्चा इनडायरेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता। तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता स्टोर का खर्चा किसी भी सूरत में डायरेक्ट हो जाए। अनलेस वही वाली बात है, वो बोल देनी ये खर्चा जो स्टोर में हो रहा है वो फलाना मरीज की वजह से हो रहा है, तो फिर ठीक है आप उसके साथ जोड़ दें, एक अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली स्टोर का काम है माल रखना। किसका माल है उसको कंसर्न नहीं है। माल आया, हाँ ले आओ, माल डिलीवर हो गया, रख दिया। क्या हुआ जी? माल चाहिए, ले जाओ। उसकी सैलरी फिक्स्ड, उसके बहुत सारे मामला, बिजली का बिल कॉमन है, कैसे आइडेंटिफाई कर? पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये बात भी समझ गए। स्टोर एक्सपेंस बेसिकली आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, और वो भी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है।
एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। बहुत अच्छा सवाल है, अब तक के सारे सवालों में बेहतरीन सवाल है, बिखरा हुआ सवाल है। और अच्छा सवाल क्यों है? जितना आपने पढ़ा सब आपको आता है, बस राइट प्लेस पर आपने चीजें कैलकुलेट करनी है। वो बोल रहा है ओवर अंडर अप्लाइड निकालो, आपको पता ही नहीं अप्लाइड किधर है एक्चुअल किधर है, तो किधर से निकलेगा ओवर अंडर अप्लाइड? सही, यहां आपको जाना नहीं, उसने OAR निकाल के दे दिया, यहां जाना है और यहां जाना है। ये जो चीजें हैं ये यहां पड़ी हुई है, थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए कह रहा हूं, ये यहां पड़ी हुई है। इधर जाके अप्लाइड निकालेंगे, इधर से एक्चुअल लेंगे और डिफरेंस। फैक्ट्री वेजेस सारी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, इसमें डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, सिर्फ इनडायरेक्ट एफओएच एक्चुअल का पार्ट है। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअल एफओएच, स्टोर एक्सपेंस एक्चुअल ऑफ, और ये जो अदर ऑफिस एक्सपेंस है ये बेसिकली P&L साइड पे चला गया, दैट इज एडमिन साइड। तो ये ना एफओएच अप्लाइड है ना ये एफओएच एक्चुअल है। ये क्लैरिटी सवाल करते वक्त पिक होनी चाहिए। अब आप गौर कीजिएगा, अगली लाइन आ गई करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स प्लीज, कहते हैं मटीरियल रिक्विजिशंस। मटीरियल रिक्विजिशन वर्ड होता है रिक्वेस्ट से निकला है। मटीरियल रिक्विजिशन का मतलब है हमारे पास फैक्ट्री से रिक्वेस्ट आएगी स्टोर में माल चाहिए, जब वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो उसका नाम है रिक्विजिशन। तो इन शॉर्ट मटीरियल इशू हुआ, मटीरियल कंज्यूम हुआ, मैंने फैक्ट्री से जो रिक्वेस्ट आई उनको मटीरियल इशू किया, तो दैट इज कॉल्ड मटीरियल रिक्विजिशन। वो बता रहा है आपसे मटीरियल रिक्विजिशन, यानी बात कर रहे हैं ऊपर वाले 55,000। कह रहे वो जो ऊपर 55,000 नजर आ रहे हैं, इट इज मटीरियल रिक्विजिशन थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। मेरे पास रिक्वेस्ट आती गई, मैं मटीरियल देता गया, वो बन गया 55 जो आपकी निगाहों में है। सर उसमें एक मसला है। पूछा भाई क्या? कहता है सर 5,600 एक और भी अमाउंट है जो उसमें नजर नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, दिखा दो, ऐड कर दो, कॉमन सेंस। इसका मतलब है हमारी मटीरियल रिक्विजिशन जो आपको नजर आ रही है वो बराए मेहरबानी गौर कीजिएगा, वो 55 नहीं है। 5,600 की एक रिक्वेस्ट आई होगी, वो रिक्वेस्ट आई, मैंने माल दे दिया, आप दिखाई नहीं रहे सर रिकॉर्ड में, तो दिखा देते। कौन सा बड़ा मसला है? तो जरा यहां देखिएगा, आपके पास जो मटेरियल है उसकी अगर हम वर्किंग करें छोटी सी, प्लीज मेरी बात समझिएगा, तो हमारे पास जो अवेलेबल है, गिवन है, वो अमाउंट कितना गिवन है यार? 55,000। सही, 55,000 और इसमें प्लस कर दो नॉट शोन, नॉट रिकॉर्डेड, वो कितना है? 5,600, 60,600। ये कंजम्पशन आ गई रिवाइज्ड, ये कंजम्पशन आ गई रिवाइज्ड। ऐसी आपके लिए लिख दिया कि फौरन अब बार बार पूरा दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको क्लिक करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में सवाल करने का तरीका ये है कि एक दफा सरसरीसा एक ओवरव्यू टाइप सवाल पढ़ लिया जाता है, फिर एक वक्त में एक चीज को फारिग किया जाता है डिटेल में। मटेरियल को कर रहे हैं तो फिर मटेरियल की हर चीज उठाई फारिग, हाँ भाई मटेरियल से जान छूटी, अब जरा लेबर आना। ऐसा ना हो एक दफा जो आप ओवरव्यू लेते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है, आई के भी करता है। ऊपर पॉइंट नंबर 1 में मटेरियल, पॉइंट नंबर 2 में मटेरियल, फिर आ गया लेबर, फिर आ गया एफओएच, फिर आ गई सेल्स, फिर आ गया कुछ और, फिर आखिर में पैराग्राफ आ गया मटेरियल। सर आप ऊपर ही दे देते। ये मेरी मीटिंग हुई, वहां पर हम गए एग्जामिनेशन में, हमने कहा सर आप जब चीज दे रहे हैं तो आप ऊपर एक चीज दे के फारिग कर दें। लेबर पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ लेबर का, आखिर में एक लाइन मटेरियल की। यार कुछ तो कह, आप परेशान कर रहे हैं। उनसे बात हुई 2014 या 15 में मीटिंग हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत सारी बातें कही थी, उसमें कुछ बातें उन्होंने मानी, वो नजर आई, इस बात को नहीं माना। उसके बाद जितने भी पेपर आए उस पर ही हुआ, नहीं दे रहा मेरी मर्जी जाओ। सर ऊपर 2 बातें मटेरियल की थी तो ऊपर ही करके फारिग कर देते ना। नहीं, अब आखिर में भी दूंगा मटेरियल। अब कौन क्या करती है, ऊपर वाले 2 पॉइंट पढ़े, मटेरियल फारिग किया, नीचे जाके बोला तेरी ये भी मटेरियल है। अब उसका इम्पैक्ट था, वो आपने लिया नहीं, अब आप उसे काटेंगे, फिर एक नए तरीके से करेंगे। तो बस एक एहतियातन चेक कर ले, मटेरियल कहाँ का दिया हुआ है, लेबर कहाँ का दिया हुआ है, एफओएच कहाँ का दिया हुआ है, ये कहाँ का दिया हुआ है।
अब जब हम मटेरियल फारिग करने जाए बोले 1 मिनट, ये 2 है और ये आखिरी पॉइंट मटेरियल का है, तीनों को एक साथ पढ़ा फारिग। ये टेक्निक होनी चाहिए एग्जाम में, चीजों को फारिग करें। सारे सवालों में नहीं करता, बट अगर 10 सवाल करोगे 2 से 3 सवाल में ये ड्रामा आएगा, और अगर यही ड्रामा तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामा होगा। तुम समझ रहे हो? डायरेक्ट लेबर shown as indirect labor in the cost cards 2900। सही? मैं बता रहा हूं प्लीज एक बात याद रखिएगा, पिछले वाले एडजस्टमेंट में और इस एडजस्टमेंट में छोटा सा फर्क है। ये टोटल में ही शामिल नहीं था, ये टोटल का मसला नहीं है, ग्रुपिंग का मसला है। क्लास में बच्चे वही है, मैं कह रहा हूं गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। फिर किसी ने आके बोला नहीं सर आप इसको गर्ल समझ रहे थे, ये बॉय है। आप गलत काउंट कर, अच्छा तो 2-4 पीस आपने ऐसे देखे, आप कभी कभी होता कंफर्म करते हैं आप, अच्छा ठीक, हाँ हालात देख के ना। अब आप देखिए इधर प्लीज, ऊपर सुकून से करें, जल्दी नहीं। टोटल वेजेस 65 है, यहां जो बच्चे बैठे हैं 65 है। हम ये समझ रहे थे इतने डायरेक्ट इतने इनडायरेक्ट, इतने बॉयज इतने गर्ल्स, वो कह रहे आप गलत समझ रहे हैं। आपने बताइए क्या किया है, ये जो आप ऊपर कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर 41,000, प्लीज मेरी बात समझिएगा, लिंक करिएगा। 41 सर, वो 41 आप कह रही है डायरेक्ट है और बाकी इनडायरेक्ट है आउट ऑफ 65। मैं आपको खबर दे रहा हूं, उस इनडायरेक्ट में से मजीद 2,900 ट्रेसेबल है। अगर आप गौर करो तो शायद यही समझ आएगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहां देखें टोटल वेजेस आपकी जनाब कितनी है? 65,000। ठीक है। अब आपको एक मालूम हो जाए तो दूसरा खुद मालूम हो जाएगा, दैट इज डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर जो है वो जो पहले था वो कितना था? 41,000, और वो कह रहे हैं इसके अलावा इनडायरेक्ट था। आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, इनमें से कितने 1900 2900 वो असल में डायरेक्ट। तो ठीक है, टोटल नहीं बदला, बोलो 43,900 कितना आएगा? 211। अब आप ये जो सारी वर्किंग करें, इसका आखिर में कंक्लूजन भी समझ आना चाहिए, जाएगा किधर। सिर्फ अभी तो रीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में समझ आ जाना चाहिए। स्टोर वेयर हाउस है, स्टोर, एक सेकेंड यार ये जवाब दे दूं। स्टोर जो है, स्टोर का खर्चा याद रखें, स्टोर का मतलब है जहां आप रॉ मटेरियल सेव कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा जवाब दे दूं। स्टोर का मतलब है जहां आप रॉ मटेरियल को रख रहे हैं, और रॉ मटेरियल को जहां रखते हैं, स्टोर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैक्ट्री। और स्टोर का सारा खर्चा, या फैक्ट्री के अंदर कैंटीन का खर्चा, या फैक्ट्री के अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब आप क्या बोलो, जल्दी बोलो, समझ आ गया? हाँ भाई, अब आप देखिए ना, थोड़ा गौर करो, एक मिनट सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट को समझो। वो कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर शोन एज इनडायरेक्ट। वो ये नहीं कह रहा कि एक चीज आप लिखना भूल गए, वो ये नहीं बोला टोटल में मसला है, कह रहे टोटल ओके है, लेकिन उन 2900 का एक अमाउंट है जो था डायरेक्ट, आप उसे जो कर रहे हैं इनडायरेक्ट। तो बेटा बात नहीं समझ रहे यार, सुनो मेरी, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये टोटल है। तो मैं इसमें क्यों प्लस माइनस करूंगा यार? प्रॉब्लम क्या है? अगर सुनो इधर यार एक मिनट, अगर मेरे पास ये खबर ना होती तो मैं डायरेक्ट ये माइनस करता तो मेरा इनडायरेक्ट बढ़ जाता। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो काम बढ़ रहा है, फिर 2 दफा माइनस प्लस करने की क्या जरूरत है? आई होप यहां तक क्लियर है। 21,100, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस है, मैं सॉरी लिख देता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा, इनडायरेक्ट लेबर है।
अभी बताता हूँ बस। अब जो हम रिक्वायर्ड करेंगे ना आखिर में, तब मजा आएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर वो आपको नीचे स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रहे हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक ओपनिंग एंडिंग, फिर वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक ओपनिंग एंडिंग। बेटा इधर देखिए, इधर प्लीज। वर्क इन प्रोसेस टुकड़े करके दे रहा है, यहां देखिए इधर। याद आया कुछ? वो पता क्या कह रहा है? कह रहा है जो वर्क इन प्रोसेस है इसमें मटेरियल है 10,000 और लेबर है 2,500। अब आप बोलेंगे इनको प्लस कर लो तो वर्क इन प्रोसेस आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। एफओच किधर गया? सर उसने तो कुछ नहीं कहा, ऊपर जो रेट दिया हुआ है, ऊपर जो रेट दिया हुआ, समझ आ गई बात? 25 और 80 ये होता है एग्जाम में। वो थोड़ी बोलेगा चीख चीख के आप ये करो ये नहीं करो इसको ऐड करो, वो तो बस एक सवाल बनाएगा और आगे चल देगा। आपने अपनी बेसिक्स को याद रखना है। एक और बात बताऊं आपको, और इधर देखिएगा प्लीज, इधर देखिएगा प्लीज। इन आर्टों में याद होगा कौन है आर्ट? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग, सीजीएम, सीजीएस, मैन्युफैक्चरिंग और यूनिट कॉस्ट। तो ये टाइम बचाने के लिए थोड़ा क्विकली बोल दिया। इन आर्टों को में 3 चीजें होना मस्ट है, डीएमडीएल, एफओच, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। एफओएच कौन सा वाला? अप्लाइड, नेवर एक्चुअल। मैन्युफैक्चरिंग में क्या जा रहा है? अप्लाइड। सीजीएम में क्या जा रहा है? अप्लाइड। जो बोएंगे वही तो काटेंगे, इसका मतलब है उसी से निकल के वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, अप्लाइड। उसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिनिश गुड्स में, अप्लाइड। ये बड़ी कीमती बातें हैं, याद रहेंगी। एक तो तीनों चीजों का होना मस्ट है, और तीनों चीजों में एफओएच अप्लाइड होता है। अप्लाइड सर, अप्लाइड तो एस्टिमेटेड है, मैं बोल लो मजबूरी है हमारी, हमारा ऑप्शन ही नहीं है, हम एक्चुअल का वेट थोड़ी करेंगे। तो सर वो ओवर अंडर अप्लाइड क्या होता है? उसको जान छुड़ाने के लिए ड्यू टू इमटेरियलिटी सारा का सारा अमाउंट उठाओ पीएनएल में फेंक दो, जान छुड़ाओ। अगले साल देख लेंगे, अगर ज्यादा मसला है ओवर अंडर अप्लाइड है तो हम अपने रेट को रिवाइज कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट ये सिस्टम हमेशा फॉलो करेंगे, ये सिस्टम हमेशा फॉलो करेंगे। समझ आ गई बात? अब आप सुनिएगा इधर प्लीज। यहां तक अब हमने अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिया, अब है रिक्वायरमेंट, उसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको समझ आएगा ये हमने क्यों निकाला था। एक आध रिक्वायर्ड में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। नंबर 1 रिक्वायर्ड 1 कह रहे कैलकुलेट करो परचेजेस, और वो दे रहा है कंजम्पशन, वर्क बैक। इतना यूज कर लिया, इतना पढ़ा है, इतना पहले पढ़ा था, तो परचेज मालूम करना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप इसमें पहले ऐड कर दें रॉ मटेरियल एंडिंग, और आप इसमें से माइनस कर दें रॉ मटेरियल ओपनिंग, तो आपके पास परचेजेस आ जाएंगी। ये सवाल 15 नंबर का आया था, 12 नंबर का। 4 रिक्वायर्ड है तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन इसके नहीं हो सकते। समझ गए क्यों? इसमें एक रिक्वायर्ड बड़ी है। कौन सी वाली बड़ी है? जिसमें एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, तो उसूलन इसके नंबर 4 या 5 होंगे, तो बाकी 6, 7 इन 3 में बटेंगे। मरे से मरा 2 नंबर तो होगा ना यार इसका, अगर 3 ना भी है। आपने सिर्फ सवाल रीड किया, आपने 2-3 नंबर कैच कर लिए। तो तरीके से पढ़े, समझ के पढ़े। इज दैट क्लियर? आगे सुने इधर। पहली रिक्वायर्ड फारिग हो गई। रॉ मटेरियल एंडिंग कितना है? 5,500 और ओपनिंग 5,000। यार ये माइनस कीजिएगा, ये कह रहे हो आप? यार प्लीज मेरी बात समझो, ये वर्क बैक है। हमने याद होगा वो फॉर्मेट कल किया, तो हमने स्टार्ट किया रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग, तो कंजम्पशन। वो बोला ये लो कंजम्पशन और ये लो एंडिंग, ये लो ओपनिंग। आपने कहा ठीक है, आपने वर्क बैक मारा, परचेज निकाल दिया, काफी समझ आ गया। बाकी लोग समझ रहे हैं प्लीज मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आगे वाली रिक्वायर्ड अच्छी है, अब जो आ रही है 3rd और 4th खासतौर। हाँ भाई प्लीज, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, जब मैं बोर्ड कॉपी कर रहे होंगे तो वो 8 चीजें दोबारा बोल दूंगा, परेशान ना हो।
असल में यहाँ सुनने में और वहां सुनने में थोड़ा फर्क होता है। तो वो मैं 8 चीजें भी जब बोर्ड भरूंगा ना और आप बोर्ड कॉपी कर रहे होंगे तो 8 चीज मैं बोल दूंगा। अब यहाँ देखें प्लीज, अगली रिक्वायर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर हो रहा 43,900 शो कर देना, थोड़ी शब्दबाजी दिखा देना ये हेडिंग डाल के, ठीक। तीसरी रिक्वायर्ड है ओवर अंडर अप्लाई। अब आप पेन रख दें प्लीज, ओवर अंडर अप्लाइड आप ना करें, ओवर अंडर अप्लाइड मैं कराऊंगा, आप विजुलाइज तो करें ना कि यार हम बताए क्या करेंगे, हम शायद पहले ये करेंगे फिर हम ये करेंगे और इस तरह से ये आंसर आएगा। जस्ट 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। अगर मुझसे पूछिए 2 रिक्वायर्ड बच्चों वाली फॉर्मेट बेस्ड है, अब जो रिक्वायर्ड है ना वो इतनी मेहनत जो की है ना एप्लीकेशन है। आप कुछ ना करें ना बोले प्लीज, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उस पर फिर अगर वो एक भी चीज मिस कर रहे हैं तो एग्जाम में आपके मार्क्स जा रहे हैं। यानी इतने अरसे के बाद इतनी मेहनत के बाद आप बोले 80% तो सही था, ये तो गलत बात है ना, 100% सही होना चाहिए, कोई चीज मिस ना हो। 3 स्टेप्स के अंदर आपको अपना आंसर नजर आना चाहिए, दिस एंड दिस, रिक्वायर्ड खत्म। आप विजुलाइज कर लें, सवाल आपके सामने है, जस्ट विजुलाइज करें, 1 मिनट सवाल से बात करें कि ये होगा एंड देन ये होगा। अगर आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है, एक्सीलेंट। वो नहीं हो रहा तो थोड़ी परेशानी वाली बात है, तो फिर 1 की सीरीज दोबारा से एक आध दफा करो, सही है ना। थोड़ा सा विजुलाइज कर लो प्लीज। बोलू है ना, विजुलाइज करना था, करना नहीं था कुछ। मैं आपको पहले तीनों स्टेप बताता हूं। उसूलन क्या होना चाहिए, पहले आप अप्लाइड निकाल लें। अप्लाइड निकालने के लिए 2 चीजें हो, OAR दिया हुआ है और एक्चुअल बेस, मटेरियल एक्चुअल, लेबर एक्चुअल, आर्स एक्चुअल। कल बात हुई थी 600 लोग कन्वोकेशन में आए तो 600 की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है। ये जो OAR दिया हुआ है 25 और 80%, ये स्टैंडर्ड रेट है, तो एक्चुअल पर लगाना है आपने स्टैंडर्ड रेट, अप्लाइड आ गया। और उसके बाद दूसरी चीज चाहिए एक्चुअल FOH, फिर तो रिजल्ट चाहिए, डिफरेंस है। अब आपने एक्चुअल में कोई चीज मिस ना कर दी हो, वो भी ईमानदारी से आपने सोचनी है। सबसे पहले अब आपको मैं बता रहा हूं, पहला काम FOH अप्लाइड। प्लीज मेरी बात समझिएगा, FOH अप्लाइड प्लीज। सबसे पहले एक है 25% और एक है 80%, मानते हो? मैं हमेशा, तुम्हें याद होगा मैंने एक जुमला कहा था, यार जब परसेंटेज निकालो प्लीज आगे लिख दो किसका है परसेंट, तो तुम्हें इजी होगा अप्लाई करना। साफ बोल रहे 25% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आई नीड डायरेक्ट मटेरियल, आई नीड एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल एंड आई नीड एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड नॉट परचेज्ड। फैक्ट्री में यूज होगा, जो माल खरीदेंगे वो स्टोर में होगा, कंजम्पशन फैक्ट्री में होगी, तो रेट कहां अप्लाई हो रहा है? फैक्ट्री में। तो कभी भी परचेज के बारे में आप नहीं सोचेंगे कि यहां मैं परचेज लूं या यूज लूं। परचेज का ताल्लुक स्टोर से है, फैक्ट्री में कंजम्पशन होती है, फैक्ट्री में यूजेज होता है, फैक्ट्री में रिक्विजिशन होती है। वी नीड एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन, और वो सामने दी हुई है, ये नहीं 60,600। तुक्के नहीं मारने, प्रिसाइसली जाना है। 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 43,009। दैट्स इट, ये पहला पार्ट हो गया, अप्लाइड आ गया बड़े प्रिसाइसली।
विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। राफे समझ आया? कंफर्म? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? अभी मैंने यार सारे नाम याद नहीं, जो एक आध याद है मैं उसी को बोलता जाऊंगा भाई, फिर थोड़ा कोशिश करूंगा 2-4 नाम और याद हो जाए। याद हो नहीं सकते नाम मुझे। अब आप जरा बताइएगा। 15150 और ये 35 120 जी फरमाइएगा। 52 50 ये अप्लाइड आया है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें मसला होना चाहिए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। सारा मसला होता है विजुलाइज करना, मुझे करना क्या है, मुझे अप्लाइड चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए, मुझे ओवर अप्लाइड चाहिए। अच्छा। अब अगला फेज अप्लाइड कैसे आएगा, उसमें आएगी कंफ्यूजन। यार मैं बजटेड लूँ, मैं एक्चुअल लूँ, मैं परचेज लूँ, कंजम्पशन लूँ, मैं टोटल लूँ या डायरेक्ट लेबर लूँ? यार वो बोल तो रहा डायरेक्ट लेबर। तो बेस इसीलिए कहते हैं लिख दो और उसका एक्चुअल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप सुने इधर, नेक्स्ट वी नीड FOH एक्चुअल प्लीज। आप कह रहे हो 48-100, लेट मी कंप्लीट। अब देखिए आपने बोला, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप सिर्फ विजुलाइज करेगा। ये नहीं 80-90%, 100% आपका एक्चुअल सही होना चाहिए था। नहीं है तो परेशानी वाली बात है, क्योंकि मैंने सवाल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चला हूं। नंबर 1 अगर मैं भूल ना जाऊं तो इनडायरेक्ट लेबर 21,100 इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ FOH एक्चुअल। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस 15,000 और स्टोर एक्सपेंस कितने हैं? 10,000, 7,500। मेरा ख्याल और कोई नहीं है टोटल, वो तो अदर ऑफिस एडमिन एक्सपेंस 4600। ये आप माइनस प्लस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, माइनस करें जी। ये कह रहे हैं आप हमारा अप्लाइड ज्यादा है, FOH ओवर अप्लाइड। अगर आपने ये 3 वर्किंग कर ली और ये 12 नंबर का सवाल है, तो मरे से मरा मेरे हिसाब से ये 7 नंबर का तो कहीं नहीं गया। अगर मैं उसको आखिरी रिक्वायर्ड को 5 नंबर दे दूं तो 7 नंबर तकरीबन आपके पास आ गए। अगर इसमें कोई चीज आपसे गलत हो सकती है, वो ये वाला एरिया है, अप्लाइड गलत हो गया, या आपने एक्चुअल में कोई चीज मिस कर दी, कोई एक्स्ट्रा चीज ले ली, जैसे इसके जहन में एडमिन एक्सपेंस आया, या किसी ने ये निकाल तो लिया लेकिन उसके जहन में नहीं कि इसको जोड़ना भी आगे जाके। इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। बी अटेंटिव, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई, आखिरी रिक्वायर्ड एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, मतलब जो कल P&L बनाया वही बनाना है, तरीकेकार वही होगा। सही, आप माशाल्लाह जानते हो। उसके लिए आपको मार्कअप मार्जिन भी चाहिए होगा। वो मार्जिन उसने कहा 20%। हमने CGS पहले निकालना है, उससे सेल्स आएगी, फिर उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। अब आप एक वर्किंग आपको कर लेनी चाहिए। विजुलाइज करें क्या? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस आपके पास कंप्लीट नहीं है। अगर आपने इसको एज इट इज उठा लिया, आप गए, तो छोटी सी वर्किंग यहां कर लेते हैं। एक वर्क इन प्रोसेस आपका ओपनिंग आपको चाहिए, और इस सवाल में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आपका मिसिंग है, कंप्लीट नहीं है। सही। अब आपको वर्क इन प्रोसेस में 3 इंग्रेडिएंट का होना मस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, वो भी अप्लाइड होता है। उसमें एक है 25% और एक है 80%। Am I right? जो 25% है उसका ताल्लुक आप जानते हैं किससे है? मटेरियल से। और ये जो 80% है उसका ताल्लुक किससे है? लेबर से। हर जगह ऐसा होगा। सही। अब आप गौर करेंगे प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल शॉर्ट में लिखा है, मेरा ख्याल है अब आप समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल इस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में लगा हुआ है 10,000 और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में है 10,500, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और लेबर है 2,500
लेबर है 2500 और 4500। एक बात और अभी मुझे हुई कि मैंने कहा कंफर्म करता हुआ चलूं डायरेक्ट। हाँ प्लीज भूलिएगा नहीं, ओपनिंग का ताल्लुक पिछले साल से। अगर वो कहीं इशारा दे दे कि पिछले साल कुछ और पॉलिसी थी, तो फिर आप ओपनिंग में वो करेंगे, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो या फिनिश गुड्स ओपनिंग हो। मसलन मैं आपको बताता हूं किस तरह के इशारे कभी कभी आते हैं। उसने इस साल का बता दिया, कह रहे इस साल जो है ना हमने अपने प्रॉफिट को 5% बढ़ा दिया, ऐसे वाला कोई इशारा मिल गया। तो इसका मतलब अगर अभी 25 है तो पिछले साल 20 था। तो आपने एकदम नहीं जाना, दो चीजों का ख्याल रखिएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और फिनिश गुड्स ओपनिंग, उसमें लास्ट ईयर अप्लाई होना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम आए कभी भी किसी भी चैप्टर के किसी भी सवाल में, तो फिर आप, अगर मैं भी लिख दूं तो आप मुझे बोले सर पिछले साल तो पॉलिसी कुछ और थी, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा संभल के चले। गलती होगी तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और कुछ नहीं। अब इस 25 को मल्टीप्लाई करें 10,000 से तो 2,500। मैंने यार एरो बना दिया, अब आप समझ जाइएगा मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्लीज बार बार मैं लिख नहीं सकता, मुनासिब नहीं है। और इस 25 को मल्टीप्लाई करें 10,500 से 2,625। इस 80 को मल्टीप्लाई करें इससे तो 2,000। इस 80 को मल्टीप्लाई करें इससे तो 3,600। बस ये आपने कर लिया। इंशाल्लाह अगला जो आखिरी रिक्वायर्ड है वो हम आराम से हैंडल कर लेंगे। जी फरमाइएगा। 17,000 ओपनिंग है, 21,225। मैं आपको बता रहा हूं इत्तेफाक ही कुछ मौका नहीं मिला। अगर मैं आपको इस सवाल आपके हवाले करता या आपसे पूछता, आप में से मेजॉरिटी इन दोनों को प्लस करके बोलता ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। ये मैं बता रहा हूं। ये मैंने बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, किसी में हो जाता है किसी में नहीं हो पाता। जिनमें ये किया मैंने ड्रामा, उनमें उन लोगों ने ये प्लस क्या करेंगे ना सर ये कहाँ लिखा हुआ है एफ आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इन 8 में ये ना हो, इन 8 में ये ना हो। ये थोड़े थोड़े इशारे हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आप यहां देखिए, अब हमने बनाना है पीएनएल। तो यार पीएनएल बनाने के लिए आप जानते हो आपको चाहिए सेल्स रेवेन्यू। प्लीज मेरी बात समझिएगा। अभी एक चीज शायद इसमें अप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जबरदस्त वाली, जो कल वाले सवाल में नहीं हुई थी। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप जवाब दें। मैंने 3 रेड मार्क किए थे कल 2 अप्लाई हुए थे, तीसरा मैंने जबरदस्ती बताया था। आज तीसरे वाले पे वो फोकस करेगा। यहां देखिए इधर, अब आपको चाहिए सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आप पूरा दिखाना चाहे दिखा दे, वरना डायरेक्ट मटेरियल आप वही ले ले यूजेज वाला, कोई मसला नहीं है। और अगर आप पूरा फॉर्मेट दिखाना चाहे तो भी दिखा सकते हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग एंडिंग और परचेजेस शो करके। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं यार कंजम्पशन 60,600। आई होप समझ रहे हैं। फिर इसमें हम, आपको याद होगा, ऐड करते थे डायरेक्ट लेबर हमारे पास वो रहा 43,900। इनको आपने प्लस करना है तो आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो होता भी नहीं है, बहुत कम सवालों में होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। वो बोलेगा तो हम लेंगे। फरमाइए 104,500। फिर हम, याद होगा कल मैंने रेड मार्क किया था, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर्मेट में कौन सा वाला आएगा, अप्लाइड। दैट्स इट, अप्लाइड। ये 3 बातें कल मैंने कही थी। पहली बात आ गई अप्लाइड। फरमाइएगा अप्लाइड कितना है, 50,270। इधर देखो भाई, इधर लॉजिक बना रहा हूं, यानी रिपीट कर रहा हूं लॉजिक को। खर्चा हुआ 43 है और तुम शो कर रहे हो 50,000। तो ऑलरेडी तुम ज्यादा शो कर रहे हो, तो यहां जाके तुम्हें उसूलन कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए। अभी हम आगे जाके करेंगे, इसको प्लस कीजिएगा 770। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। लफ्जी मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का
करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, इसमें मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, एफर्ट भी शामिल है, लेकिन अप्लाइड वाला। और इसमें ना पिछले साल का कुछ शामिल है ना अगले साल का कुछ शामिल है, ओनली करंट पीरियड। सारे तैयार हो गए तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है, एक भी तैयार नहीं हुआ तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है, आधे तैयार है आधे तैयार नहीं है तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो तैयार वाला ड्रामा यहाँ फिट होता ही नहीं है। सौदा लफ्ज, ये खर्चा क्या है? ये वो है जो हमने इस साल किया, खत्म फैक्ट्री के अंदर, बट इसमें अप्लाइड लिया है एफओएच अप्लाइड लिया है, एफओएच अप्लाइड लिया है। फिर प्लस करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये रहा 17,000, और माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वो ये रहा यार 21,225। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके पास सीजीएस आ गया, लेकिन नॉर्मल वाला, क्योंकि इसके अंदर जो एफओएच है वो अप्लाइड है। 150,554,545। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। दूसरा रेड मार्क जो मैंने कल जिस पे फोकस किया था, और वो ये है कि आप माइनस करोगे, शायद अगर आपको याद आ रहा हो, ओवर अप्लाइड, और वो कितना है 6,670 माइनस करोगे तुम ऑलरेडी इस मैन्युफैक्चरिंग में तुम जो है बेसिकली अप्लाइड ले चुके हो। एक्चुअल तुमने लिया नहीं था और ज्यादा ले लिया है, ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज एक और ऑब्जर्व करने की है, इस सवाल में फिनिश गुड्स नहीं ना, मैं घर से तो नहीं लाऊंगा ना भाई। इसका मतलब है जो COGM है वही COGS है, खत्म बात। नहीं है फिनिश गुड्स में क्या करूं भाई? अगर यहां से मैं रॉ मटेरियल हटा दूं, खुदा की कसम जो कंजम्पशन है वही परचेज है। जब स्टॉक होता है तो परचेज और कंजम्पशन डिफरेंट होती है, जब स्टॉक ही नहीं होगा तो दोनों सेम होंगे। इसी तरह जब ये वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर्ड एक होगा, और जब फिनिश गुड्स नहीं होगा तो जो मैन्युफैक्चर्ड है वही सीजीएस होगा। ये छोटी छोटी बातें, इनको आपने पिक करना होता है। जी फरमाइए। 1438। अब हम एक बात जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने डिवाइड करना है 0.8 से, बट अमाउंट कौन सा लेंगे? थर्ड क्वेश्चन इसमें अप्लाई होगा जो कल नहीं हुआ था। वी ऑलवेज टेक apply markup margin on CGS normal, that is 150,545। अच्छा मैं यहां पर लिख दूं आपके लिए, दिस इज CGS एक्चुअल, और जब हम मार्कअप मार्जिन लगाएंगे इन केस ऑफ साइलेंस हम उसको लगाएंगे नॉर्मल CGS पे। फरमाइए 188,181 माइनस कीजिएगा 44,306। बस खत्म, ये आपका जीपी आ गया। अब आप इसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस, वो 4,000 कितने यार, 4,500। ये आपका फाइनल आंसर आ गया पीएनएल का 39806। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 नंबर का सवाल आया था और बहुत फेयर चांस है कि दोबारा भी आ जाए। ये कहीं पर भी नहीं, आप स्टडी टेक्स्ट में मैंने देखा था तो वहां पर भी अवेलेबल नहीं है सवाल। इसका मतलब है जब अवेलेबल नहीं है तो उसके पास चांस है ना। देखिए आईकेप क्या चाहता है कि बच्चे के पास वो चीज अवेलेबल ना हो, मैं उसको वो दूं सरप्राइज, सही ना। अब वो हुआ है, और मैंने आपको बताया मॉड्यूल एफ के भी रिसेंट टाइम में कई सवाल रिपीट हुए हैं। इवन कैफ 8 के मॉड्यूल डी वाले सवाल रिपीट हुए, मुझे तो याद है रटी हुई। वो रिपीट होने का मैंने बताया 90% सेम, छोटी सी तब्दीली। आप बोलते हैं ये तो वही पैटर्न है। जी बोले, अब बोले आप। हाँ नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगाया फिर हटा दिया, लगाते ही नहीं। समझे आप? पहले एक बात समझिएगा, हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं उस जो 2 दिन बाद वहां से हट जाती हैं। समझ रहे हैं आप?
गौर करिएगा, मेरी बात समझिएगा। नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर लगते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। एक बात तो यहाँ पर ये समझिए, ये कहना कि जब ये कर ही रहे तो हटा दो ना, ये कोई तरीका नहीं है। हमें करना है पॉलिसी है। अब क्यों पॉलिसी यार? बड़ा सिंपल सा बैकग्राउंड कल मैंने आपको दिया है। साल में 365 दिन है। आप आज देख रहे हो 31 दिसंबर, तो 365 दिन क्या हुआ होगा? मैंने ये जब आया होगा मेरे पास, तो क्या मैं इसको एक्चुअल चार्ज करूंगा? तो जो मैंने पूरे साल बोया है वही तो काटूंगा। और इधर देखो, इधर इसको मैंने जॉब डिलीवर कर दी आज, तो बुक कीपिंग उसूल आप जानते हैं, तो क्या 1.5 साल बाद रिकॉर्डिंग होगी? आज किस बेस पर होगी? नॉर्मल की बेस पर। तो जो बोएंगे वही तो प्रेजेंट करोगे ना यार। अब सिर्फ आपने एडजस्टमेंट दिखानी है। एक्रूअल बेसिस समझते हो? एक बात आ रहा हूं, देखा जाए तो एक्रूअल बेसिस क्या है? कुछ नहीं है भाई। पैसे आए तो रेवेन्यू, गए तो एक्सपेंस। आप बोलते नहीं, इससे रिलेट करता है कि नहीं करता, फिर वो आप उसके लिए पूरा एक झंझट पालते हो। अब अगर आप बोलो यार पैसे जाने ही है ना, आज चले गए कल चले गए, बात एक ही है। अकाउंटिंग कहती नहीं है अगर वो खर्चा कल का है तो वो कल के पीएनएल में आएगा, और अगर आज का है तो आज के पीएनएल में। आप ये ना देखो पैसा गया, आप ये देखो पैसे का ताल्लुक है ऐसा। बस इस तरह की है एडजस्टमेंट, और कुछ भी नहीं है। समझ आई बात राफे? हाँ बेटा, बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। अगर रॉ मटेरियल ओपनिंग एंडिंग नहीं है तो जो कंजम्पशन है वही परचेस। तो सेम वहां पर भी बेटा, इधर देखो, इधर था अभी यहाँ वर्क इन प्रोसेस। इधर देखो, इधर इधर प्लीज। अगर ये दोनों ना होते, ये दोनों ना होते, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वही सीओजीएम हो जाता। हाँ बेटा, अभी तो सीजीएस मैंने लिखा है ना, सवाल में फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग नहीं है ना। तो जब फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा? और अगर आपको थोड़ा लग रहा है, आप फॉर्मेट में लिख दो। जब आप बोलोगे फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं है, फिनिश गुड्स एंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब है जो सीओजीएम है वही सीजीएस है, और वो आगे भी ऐसे ही होगा। ऐसा होगा कई सवाल मिलेंगे जहां आपके पास स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। आप बोले क्या मतलब? मैं समझा नहीं। WIP हम जब रखते हैं, जब पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो चुकी है। हाँ, लेकिन हम क्या बात है, बता रहा हूँ बेटा। इधर देखिए, इधर 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 सुनते हैं। देखिए सवाल जिसका आया करे सुन लिया करे। आप हो सकता है आप वो ना सोच पा रहे हो, तो उससे एक फायदा हो जाता है। देखो बेटा, बात सुनो। हम एक लफ्ज यूज करते हैं, सुना और सुनिएगा। अब आपने पूछा, अच्छा किया, आगे मैं बताता जॉब ऑर्डर में, अभी बता देता हूँ। 4 ट्रिगर पॉइंट्स, 4 ट्रिगर पॉइंट्स। माल बेचा, पैसे आ गए, ये सिंगल ट्रिगर पॉइंट्स। माल बेचा, पैसे कब दोगे? महीने बाद। महीने बाद पैसे आए, 2 ट्रिगर पॉइंट्स। माल बेचा, पैसे कब दोगे? 1 महीने बाद। 1 महीना गुजर गया, नोट साइन कर दिया, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर एक और ट्रांजैक्शन होगी, अब पैसे आ रहे हैं उसके बाद। ये हो गया 3 ट्रिगर पॉइंट्स। पैसे ही आने ना। ऐसे ही एंट्रीज के अंदर फ्लो होता है, या हमारी कॉस्टिंग में 4 फ्लो है। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताता भी सुन लो। फ्लो में आ गया, पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोसेस, फिर अगला फ्लो है फिनिश गुड्स, और फिर उससे आखिरी फ्लो है सीजीएस यानी पीएनएल। हमारे पास क्यों टाइमिंग का मसला है? आज माल आएगा तो 15-20 दिन बाद स्टोर से निकल के फैक्ट्री में आएगा, फिर आज फैक्ट्री में आएगा तो प्रोसेस में 15-20 दिन प्रोसेस में पड़ा रहेगा, फिर वहां से तैयार होगा तो वेयर हाउस जाएगा, और फिर वहां से वो पीएनएल जाएगा। 4 ट्रिगर पॉइंट्स, रॉ मटेरियल, रिसोर्स ट्रिगर पॉइंट, दूसरा ट्रिगर पॉइंट वर्क इन प्रोसेस, तीसरा ट्रिगर पॉइंट फिनिश गुड्स, और चौथा ट्रिगर पॉइंट पीएनएल। तुमने कहा फिनिश गुड्स में कब आएगा? अभी तो बताया था, जब वो तैयार हो जाएगा। इधर वो तैयार हुआ, उसका टाइटल बदल जाएगा। आपने पेपर दिया फाइनल का और फाइनल हो गया तो टाइटल बदल गया ना। लेकिन जो उसमें जो कॉस्ट इंक्लूडेड है वो सीजीएम में रहेगी, जब तक सीजीएस में नहीं आएगी जब तक वो बिकेगा। हाँ, पर यही है बेटा, बात सुनो। इधर वही जॉब पहले आपको वर्क इन प्रोसेस में नजर आएगी, जब वो तैयार हो गई, बिकी नहीं, तो वो सीजीएम में नजर आएगी, और अगर वो बिक गई तो वो सीजीएस में। वही तो अमाउंट आगे फॉरवर्ड होगा। कौन सा वाला बेटा? इधर देखो, बहुत आसान है।
बट यहाँ देखिए इधर 10 जॉब शुरू करी, वो 10 जॉब पहले कहाँ जाएगी? प्रोसेस में। तो वो कहाँ नजर आएंगी? वर्क इन प्रोसेस में। फिर जब वो तैयार होती जाएंगी तो वही जॉब कहाँ आ जाएंगी? फिनिश गुड्स में। और जब वो बिक जाएंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी? सीजीएस में। यानी आप लोग आज स्टूडेंट हो, कल आप एसीए कहलाओगे इंशाल्लाह, परसों आप एफसीए कहलाओगे, हो तो वही लोग है ना। आपने ही गुजरना है, बस कुछ क्राइटेरिया है कि ये कर लिया तो एसीए, ये कर लिया एफसीए, तो वही जॉब्स हैं, उनको आप पहले वर्क इन प्रोसेस में ठहराओगे। फिर जब वो अपना काम कर लेंगे, एग्जाम्स देके पास कर लेंगी, आप बोलोगे आ जाओ बेटा फिनिश गुड्स, यानी एसीए, और फिर आखिर में एफसी। 225 का खर्चा हमारे अगले 2 महीने का होगा, जो फंड ये गुड्स उनके ऊपर। ये वाला इसकी बात कर रहे हो? इधर देखिए, इधर गलत मिसरीड किया आपने। 21,225 रुपए जो यूनिट प्रोसेस में है उन पे खर्चा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, बेटा इधर बात समझो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग और से सुनना बेटा इधर, दैट वाज वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। ये 17,000 पिछले साल इन यूनिट्स पर जो प्रोसेस में है थे, हो चुका था खर्चा। फिर हमने क्या किया होगा? लेट्स से आपके कहने पे बोल रहा हूं, सपोज पिछले साल दैट वाज 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट, लेट्स से यानी लाख लगाने थे 80 लगे, तो 80 पिछले साल लगे थे। इस साल पता है क्या लगा होगा? 20,000 लगे होंगे, तैयार, कस्टमर को हैंड ओवर। अब जब आगे गए, ईयर एंड हुआ, 31 दिसंबर आया, तो हमने देखा कुछ जॉब प्रोसेस में, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने कहा काम करो, अभी इन पर क्या लग गया? वो ये लग चुका है, ये इन पे लग चुका है। लेट्स से मैं कहता हूं ये है 60%, सपोज कोई भी परसेंटेज ले लो, अगर मैं कह रहा हूं ये 60% है, यानी मैं ये कह रहा हूं इन पे जो खर्चा आना था वो 60% हमने आज लगा दिया। अब जब तक 40 नहीं लगेगा ये तैयार नहीं होगा। ये 40 कब लगेगा? कल, अगले साल। अब ये परसेंटेज कैसे डिफाइन होती है? इधर 8 पेपर कैफ के, 5 पेपर एएफसी के, सपोज जो भी आपने नाम दिया, लेट्स से 20 पेपर है टोटल, सब मिला के ऐसे ही। अगर आपने 15 पेपर पास कर लिए, यू आर 75% क्वालिफाइड। अगर आपने 10 कर लिए, यू आर 50-50, 75 पे चांस है कि सामने वाला यस कर दे। समझ रहे आप? तो ये मसला है, वही चीज होती है। अब अगर मैं कहूं ये साल जब एंड हुआ, यू वर 75, तो तुम्हारे कितने कोर्स रह गए? सिर्फ 5। वो आज नहीं हो सकते, वो कल ही होंगे। आप कुछ पूछ रहे थे यार? हाँ बोलो। सर अगर हम जो रेट है मार्जिन का, हाँ सीओजीएस पे लगा रहे हैं, तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवर साइड की हम अदर एक्सपेंसेस। बेटा वही तो बता रहा हूँ आपको, इधर देखें, इधर कल मैंने एक शेर पढ़ा था। शेर क्या भाई? बेतुका शायरों में कुछ भी कर सकता हूँ। ओवर होगा तो आज जाएगा, अगर अंडर अप्लाई किया तो कल जाएगा, और अगर ये ना गया तो हमारा जनाजा ही निकल जाएगा। अब इसकी गहराई को समझो, गहराई को, इसकी गहराई क्या है? इधर देखो, इधर एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। आपने एक सिस्टम बनाया ये वाला, और इसके तहत ओवरहेड चार्ज कर दिया, ठीक है? अब आप जब चार्ज कर रहे हो तो कोशिश करो ना ओवर हो ना अंडर हो। ये मैंने पूरी कहानी सुनाई हुई इन लोगों को। लेकिन अब जो भी है बर्डन आप उठाओगे, जो भी है वो बर्डन उठाओ। आपने ओवर किया तो भी आपका, अंडर किया तो भी आपका। क्यों? 365 दिन गुजरने के बाद ये पीएनएल बना रहे हो यार, और 365 दिनों में ये सारे कस्टमर आके चले गए। अब इनके घर से जाके थोड़ी लूंगा अपने पैसे। जो मैंने सोचा था सही सोचा तो मेरा, गलत सोचा तो मेरा। ओवर अंडर अप्लाइड, ओवर अंडर अप्लाइड, आपका एफओएच जो सोचा है और जो हुआ है उसका डिफरेंस है। उसका बर्डन सिर्फ कंपनी उठाएगी, उसका बर्डन सिर्फ कंपनी उठाएगी। इसीलिए हम किसी जॉब को चार्ज नहीं करेंगे, पीएनएल में से एडजस्ट कर देंगे।
अपने ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। और कोई सवाल? जी हुआ ना, बता रहा हूं, मैंने बताया था आपको, लेकिन कोई बात नहीं बेटे। इधर देखिए, इधर ओवर अप्लाइड, आपने 100 रुपए की चीज थी, आपने 110 लगा दी। उसने बड़े प्यार से, कितने की दे रहे सर? 110 की। चाय पी, अरे बिस्किट होता है आप क्या, वो बड़ा प्यारा है व्हीट बिस्किट, बड़ा जबरदस्त है, डाइट प्लान के साथ। उसने बिस्किट चाय में डुबो डुबो के भी खाया और पूरा डब्बा खा के गया। अभी आपसे बाहर निकला, एक गया 2 कॉम्पिटिटर के पास, उन्होंने कहा हम तो आपको 100 में देंगे, क्योंकि वो सही दे रहे बेचारे। यार पूरी मार्केट 100 में दे रही है, तेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है तेरा वीक है, और तुझे नजर आ रही है कॉस्ट 110, वो वापस आएगा? नहीं आएगा। सुनते जाना, इधर आपने 90 चार्ज कर दिया, वो चाय पी रहा है और वो मार्केट से घूम के आया, सब बोले 100 और तुम बोले 90। वो अंदर ही अंदर बोल रहा है जब तक तू जिंदा है मैं भूखा नहीं मर सकता, दिए जा। आप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो। जब आप अपने ऊपर बर्डन लोगे तो आपका पी डिस्टर्ब होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ना ओवर करो ना अंडर करो। और अगर खास तौर पे 2 ही कस्टमर हैं, ये ओवर की वजह से भागा तो कल ये अंडर की वजह से भागे, और अगर ये दोनों नहीं भागे तो मैं खुद ही भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्टर्ब होता जाएगा। तो ये तीनों चीजें हैं, याद रखें, जुमला याद रख लें, ना ओवर अच्छा है ना अंडर अच्छा है। एक्यूरेसी पे जाए, लेकिन कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें बस कोशिश करें, मिनिमाइज करें। सामने आपने टारगेट है, उसको हिट मारना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलता है। ये वाला शीशा टूट गया, आपसे बड़ा अनाड़ी कोई नहीं है। मेरी बात समझ गए भाई? थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ओवर अंडर अप्लाइड, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ा उधर हो जाए, इट्स ओके, वो बेरेबल है। बट ये वाला शीशा टूट रहा है, वो वाला शीशा टूट रहा है, टारगेट सामने मारना है, आप अनाड़ी हैं। तो आप अपने सिस्टम को, OAR को बेहतर करें, दैट्स इट। आई होप बहुत बेहतर हो गया। कोई सवाल? छोटा सा पावर ब्रेक चाहिए होगा, सांस है ना, जाओ निकलो यहाँ से। 3:30 बजे ऑफ है, 4 था। तो फिर एक काम करो, मैं तुम्हें 3-4 लफ्ज बता रहा हूं, वो खत्म क्लास। बोलो डील करनी है, बोलो डील करनी है, डील 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 डील, नो ब्रेक, सिर्फ सादे से 3-4 लफ्ज, वो खत्म, क्लास खत्म। सही तो हो जाओ यार, तुम कैसी बातें कर रही हो यार। चले आगे। अच्छा भाई, अल्लाह का शुक्र है, देखें बात सुने, कल इंशाल्लाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन। यार एक मिनट प्लीज, इससे सवाल आपने देखा होगा बहुत रिसेंट वाले नहीं आए, वो मैंने हिस्ट्री बताई क्यों नहीं आए। उसका फोकस बड़े चैप्टर पे था, अब वो बड़े चैप्टर में से आधे तो चले गए, तो इंशाल्लाह वो इसको जरूर। और फिर कैफ 3, बहरहाल कैफ 8 और वर्सेस कैफ 3 करेंगे। बेस ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ये बेस का पार्ट है, इंतहाई जरूरी पार्ट है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अगली चीज थोड़ी सी डिपार्टमेंटलाइजेशन वाली है, वो इससे कनेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा भाई यार, एक मैंने असाइनमेंट के 2 सवाल रखे हैं, अगर आपकी निगाह पड़ी हो तो। उसमें जो पहला सवाल है, सारा नहीं यार प्लीज, आप जितनी देर लगाओगे उतनी देर से घर जाओगे, तो समझ गए ना मेरी बात। सुनो जल्दी, एक 2-4 बातें आपको बता देते कॉन्सेप्ट। कहां से आया, एक सेकंड यार, पहले इसको मसला हल कर दूं। 6670, बेटा ये दोनों माइनस किए ना यार, ये आपका अप्लाइड है और ये आपका एक्चुअल है, इन दोनों को माइनस किया तो ये चीज आई है यार 6670। वो जरा सा कैमरे में वो बात नहीं आती जो यहां बैठ के आप पिक कर रहे होते। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा टोटल वेजेस और डायरेक्ट लेबर वाली, मैं 1 मिनट लगेगा जरा समझा दूं। डायरेक्ट वेजेस बेटा इधर देखो, टोटल वेजेस है 65,000
और ऊपर लिख रहा था डायरेक्ट वेजेस है 41,000, लेकिन नीचे जाके उसने कहा कि आपसे गलती हो गई है 2900, जिसको आप समझ रहे हो इनडायरेक्ट, वो बेसिकली डायरेक्ट वेजेस है। तो कोई बात नहीं, आपने इसमें ऐड किया, अगर आप डायरेक्ट ये माइनस करते तो इनडायरेक्ट ज्यादा आता, आपने ये ऐड करके माइनस किया तो इनडायरेक्ट खुद ब खुद कम हो गया। इस तरह से आपने इनडायरेक्ट वेजेस को वर्क किया। समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू। अब आप एक छोटी सी 2-3 चीजें मैंने याद होगा परसों बोली थी कि यार ये 2-3 लफ्ज उससे पूछ लेना, वो इत्तेफाक है निकल गए। ये एक लंबी लिस्ट है 2005, मैंने कहा ना 1981 भी बोलोगे तो ला दूंगा। तो 2005 में एक सवाल आया था, हिलता जुलता कभी भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें 20 के करीब आइटम है और आपने इसको ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है कहाँ फिट होगा। मैं सारे नहीं करा रहा, मैं 2-3 लफ्ज है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने लिख दिए, नंबर्स लिख दिए हैं कि कौन सा वाला। जैसे मैंने लिखा है नंबर 9 इज मटेरियल, वो अब आप देख लीजिएगा क्यों है मटेरियल। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है रॉयल्टी, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो लास्ट टाइम रह गया था, और एक वर्ड है पैकिंग। इन दो को समझाना मैं समझता हूं जरूरी है। रॉयल्टी और पैकिंग। रॉयल्टी आप समझते हो, रॉयल्टी जो है वो बेसिकली मुझसे अगर पूछो तो इट्स अ कमीशन। बात समझिएगा, रॉयल्टी की 2 नेचर है। यार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, जल्दी से सुने ताकि फारिग करूं, आप मजे करे घर जाए। रॉयल्टी जो है असल में जो चीज शुरू करनी ना, वो आज करना भी चाहो तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा बोर्ड भरना है, वो इतनी जल्दी तो भरने से रहा, तो सियासी गेम खेल रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ यही करा दूं कम से कम, टाइम जाया ना हो। अब जरा सुनिएगा इधर, रॉयल्टी प्लीज की 2 नेचर है। रॉयल्टी एक तो ये कि KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, आप जब किसी का नाम यूज करते हैं तो जाहिर है आपकी सेल्स बढ़ती है। आप शानदार बंगला लेके उसमें बर्गर बेचने बैठ जाएं और उसके ऊपर नाम रख दे KBH, काशिफ बर्गर हाउस, वो सेल नहीं बढ़ेगी यार, कुछ भी कर लें आप। इवन आपने मुझसे पढ़ा, आप मुझे जानते भी हैं, तब भी आप बोलेंगे यार छोड़ यार, KFC सही है। 100, 200, 500 रुपए की वैल्यू है ना यार, जाया ना हो, कभी कभी तो खर्च करते हैं हम लोग। KBH या वर्सेस KFC, तो KFC पे जाओगे नहीं यार, नाम है उसका, एक ब्रांड है, कहीं पे भी चले जाओगे दुनिया में आप, दिस इज, आप किस बात का, वो फ्री में दे देगा आपको नाम यूज करने को, उसके कम रॉयल्टी, उसकी आप रॉयल्टी दोगे। जब भी माल बेचोगे आप उसका एक X% उसको दोगे, और वो एक पूरा सिस्टम बना होता है। आप कोई भी चीज लोगे वो कंप्यूटर में एंटर करेगा और वो इमीडिएटली उसका एक 5%, 4% फौरन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अकाउंट में ना हो मतलब उसकी डिटेल में आ जाएगा कि हमने ये अमाउंट उसको हमें देना है। आई होप मेरी बात समझ। ठीक, आपने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया अल्सर का, कैंसर की बीमारी का, किसी भी चीज का, मेरी बात समझिएगा, उसकी भी रॉयल्टी होती है। सही कि ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये गाड़ी मैंने बनाई है, ये बोतल खोलने के लिए ओपनर मैंने इन्वेंट किया है, मुझे इसका आपकी रॉयल्टी चाहिए। सपोज इट इज प्रोडक्शन बेस्ड। रॉयल्टी की 2 नेचर है, आइदर इट इज सेल्स बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सुनिएगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था यार मुझे याद दिलाना, ऐसा ना रह जाए। फिर वो होता क्या, जब सवाल में आती है ना, वहां बैठ के आप पता क्या बोलते हैं, यार इसको मैं एफओच में दिखाऊं नहीं दिखाऊं, पता चला गलत दिखा दिया तो फिर सारा OAR गलत निकलेगा। ये एलिमेंट्स को डिस्कस करना जरूरी है। रॉयल्टी इज सेल्स बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड, यानी आप किसी का नाम यूज करें तो सेल्स बेस्ड, और अगर आप किसी फॉर्मूले को यूज करें तो इट इज प्रोडक्शन बेस्ड। वो सेल्स बेस्ड हो या वो प्रोडक्शन बेस्ड हो, रॉयल्टी एफओच का पार्ट नहीं है, एफओच का पार्ट नहीं है। इफ इट इज सेल्स बेस्ड वो मार्केटिंग एक्सपेंस में जाएगा, वो मार्केटिंग एक्सपेंस में जाएगा। बट इफ इट इज प्रोडक्शन बेस्ड तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा, वो एफओएच पे नहीं जाएगा। क्यों? उस पर लिखा हुआ है 1 यूनिट बनाया तो 2 रुपए मेरी रॉयल्टी, तो हर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उस पे 2 रुपए पता है कि इसके हैं, तो जिसके लिए भी बनाऊंगा उससे 2 रुपए लूंगा। तो वो क्यों आप बोले कि ये इनडायरेक्ट है? इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, इफ इट इज
production based. If it is production based, it is part of marketing expense. If it is sales based, if it is sales based. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस पे भी दो बातें आती हैं, पैकिंग कॉस्ट. पैकिंग कॉस्ट ये भी आपको पता होना चाहिए. पैकिंग कॉस्ट प्लीज. सही. तो जो पैकिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट यार सुनेंगे प्लीज आप. पैकिंग कॉस्ट भी दो तरह की है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. अगर आप थोड़ा सा गौर करें, प्राइमरी पैकिंग, सीमेंट आप कैसे बेचोगे? ज़ाहिर एक पूरा आप उसके लिए एक वो बैग बनाओगे. चीनी आप कैसे बेचोगे? एक बैग बनाओगे. ऑयल के लिए आपको एक केन बनाओगे. ज़ाहिर दिस इज प्राइमरी पैकिंग. परफ्यूम के लिए बॉटल चाहिए, प्राइमरी पैकिंग. लेकिन उसके बाद उस पे नाम लगा के एक डब्बा चढ़ाकर फिर बेचा जा रहा है मार्केटिंग पर्पस के लिए. सही ना? उसमें प्राइस कोट की जा रही है. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग. अगर पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है तो मार्केटिंग एक्सपेंस. मार्केटिंग एक्सपेंस प्राइमरी, सेकेंडरी है. सेकेंडरी, सॉरी अगर मेरे बोलने में आया होगा शायद. सेकेंडरी पैकिंग है तो मार्केटिंग एक्सपेंस. और अगर प्राइमरी पैकिंग है तो डायरेक्ट कॉस्ट है. डायरेक्ट कॉस्ट है यार, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मटेरियल है बेसिकली. ज़ाहिर परफ्यूम खाली परफ्यूम नहीं है, उसकी बॉटल की भी कॉस्ट आप चार्ज करते हो कस्टमर को. सीमेंट जब आप बेचोगे तो खाली सीमेंट के पैसे नहीं लोगे, उस पर लिखा हुआ होगा कि इस पैसे में क्या शामिल है, सीमेंट बैग और बाकी इंग्रेडिएंट्स. ये दो चीजें मुझे लगता था कि थोड़ा सा मुझे डिस्कस करनी चाहिए. मैं परसों से सोच रहा हूं और एक आध दफा बोला भी था आपसे कि इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है. इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है. तो पैकिंग एक्सपेंस आपका, और एक और भी बता देता हूं, 3 याद आ गए. पैकिंग एक्सपेंस मैंने अभी बताया, इफ इट इज प्राइमरी, part of material, part of prime cost, part of material, part of prime cost. और अगर वो सेकेंडरी पैकिंग है तो मार्केटिंग एक्सपेंस. मार्केटिंग एक्सपेंस. तीसरी चीज, चले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. बस अभी ये फिर वो बार नहीं कर सकता, बस 1 मिनट लगेगा. फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लीज. ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा इंशाल्लाह. ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन परचेज है तो रॉ मटेरियल का पार्ट है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है. डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रांसपोर्ट चार्जेस इफ इट इज ऑन परचेज. और अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस ऑन सेल्स है तो मार्केटिंग एक्सपेंस. तो फ्रेट चार्जेस भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है. इज दैट क्लियर? समझ गए? और बाकी फिर आप इसको देख लीजिएगा अगर कोई चीज हो. मैं भी क्लास के बाद, सुन लो इधर, मैं कल और अनाउंस कर दूंगा. क्लास के बाद 2 दिन मैंने मैनेज किए. मैंने कल बैठ के थोड़ा टाइम टेबल बनाया ऐसा. सुन लो इधर, होपफुली ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन मेरा ख्याल है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गए हैं कि मैं क्लास के बाद कम से कम भी आधा घंटा बाहर मिलूंगा आपको. तो किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ करे वो आप क्लास के बाद बाहर पूछ सकते हैं.